हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेबटेक में यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी थी। पार्ट 2 के लिए सिर्फ कोर जावा बचा हुआ था। ठीक है, कोर जावा के कुछ बेसिक टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो पहली यूनिट के अंदर मैं सारे ही टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस वीडियो के अंदर देखने हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो अभी करने जा रहे हैं हम इंट्रोडक्शन टू कोर जावा। सो इंट्रोडक्शन टू कोर जावा का मतलब ये है कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि कोर जावा होता क्या है। कोर जावा इज अ पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वन कैन यूज फॉर डेवलपिंग और क्रिएटिंग अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन। मतलब कि जो कोर जावा है हमारी, वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है जिसका यूज किया जाता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब पार्ट क्यों है कोर जावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी कोर जावा भी आती है, एडवांस जावा भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एडवांस जावा की कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कोर जावा की बात करेंगे। ठीक है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल फंक्शनैलिटीज सच एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, मल्टी थ्रेडिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी। मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मल्टीपल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है, यानी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, यानी कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी डेफिनेटली वर्क कर सकती है, रन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है सिक्योरिटी। जावा जो हमारी कोर जावा होती है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो कि अलग अलग काम को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि कोर जावा के अंदर जो हमारा मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत प्रॉपर होता है, और का मतलब मेमोरी वेस्टेज बहुत मिनिमल होता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद कम्युनिटी की बात करें तो कोर जावा का बहुत वाइड लेवल पे यूज़ होता है एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, इवन इंडियन मार्केट में भी। ठीक है, सो आई होप आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि कोर जावा होता क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस वीडियो को मैं जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, मतलब स्लो नहीं चलना है इस वीडियो में, चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें। जो चीज़ें आपको नहीं आती, जो चीज़ मुझे लगेगा कि एकदम नहीं है, आप लोग को समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग धीरे धीरे से समझ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटर्स वगैरह तो आपको पता ही होगा, आप लोग 2 साल से ऑलरेडी यही पढ़ ही रहे हो। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हो सबसे पहले यही सब पढ़ते हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, सो बात करें ऑपरेटर्स की तो सबसे पहले आता है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि जो हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो परफॉर्म करवाते हैं, वो हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं जो सिंपल मैथमेटिकल कह सकते हो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलो इक्वल्स टू, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, फिर अगला है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं दो वैल्यूज के बीच में लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के, जैसे कि एंड और नॉट। ठीक है, इसके बाद है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये वैल्यूज को बिट वाइज कंपेयर करता है, यानी कि उनकी बिट को कैलकुलेट करता है, फिर उन बिट्स को कंपेयर करा के रिजल्ट देता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स की बात करें तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? जैसे कि हमारे इंटीजर हो गए, लॉन्ग हो गए, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। नॉन प्रिमिटिव में हमारी स्ट्रिंग्स, एरेज, क्लासेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जब आपने सी पढ़ी होगी तभी भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। फिर जब आपने पाइथन पढ़ी तभी भी आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने जावा भी पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स इन जावा। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? नेम्ड कंटेनर्स दैट होल्ड डेटा वैल्यूज। ये कंटेनर्स होते हैं जिनके ऊपर एक लेबल लगा होता है, नेम होता है। मतलब इमेजिन कर लो इस तरीके से, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तो इन नेम्ड कंटेनर्स के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि इसका सिंटेक्स अगर देखें हम, तो डेटा टाइप वेरिएबल नेम। अब देखो, आईएनटी क्या है हमारा? डेटा टाइप है। ठीक है, एज क्या है हमारा? मान लिया हमने ये वेरिएबल का नाम रखा हमने एज।
वैल्यू क्या दे दी 21, यानी कि अब एज के अंदर 21 वैल्यू हमारी जाके स्टोर हो गई है, यानी कि जब भी हम अब एज को कॉल करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर तो एज के एड्रेस पे जो भी डेटा स्टोर है वो डेटा कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल के बारे में। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डबल पाई इज इक्वल्स टू 3.1415, कैरेक्टर नेम इज इक्वल्स टू ए, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू जॉन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे चल के देख लेंगे। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं एरेज के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से एकदम बैठो, सुनो, इधर उधर के काम सारे रोक दो, नहीं तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एरेज इन जावा यूज टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप विद इन अ सिंगल वेरिएबल, मतलब कि ये क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कराते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एरेज का बेसिकली काम ये होता है, जैसे कि अगर आप बेसिक डेफिनेशन की बात करो तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब कि जिसमें एक डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कराए जा सकते हैं, वो हमारे एरे होते हैं। ठीक है, सिंटेक्स की बात करें तो इनिशियलाइजेशन क्रिएशन ऑफ एरे, सबसे पहले तो किस तरीके से इनिशियलाइजेशन या क्रिएशन होता है एरे का, तो सिंटेक्स में आता है सबसे पहले हमारा डेटा टाइप, फिर एरे नेम, फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एरे जो है वो क्रिएट या फिर इनिशियलाइज करी जाती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल रखना। देखो जावा जो है हमारी कोर जावा वो केस सेंसिटिव है, तो उस केस में अगर आप कैपिटल लेटर को स्मॉल लिख दोगे तो आपकी जावा में एरर शो करने लगेगा। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम को रन कराओगे, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना, अच्छे से ध्यान रखना कि जहाँ पे कैपिटल लिखना है वहाँ पे कैपिटल लिखो, जहाँ पे स्मॉल लिखना है वहाँ पे स्मॉल ही लिखो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो बाद में मैंने सही किया डेटा। स्टिल आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो सिस्टम आउट प्रिंट, यहाँ पे क्या है, एस कैपिटल है, ओ स्मॉल और पी स्मॉल होता है, बट मैंने ओ और पी कैपिटल कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ, खैर मैंने तो जितना मैंने देखा है सही कर दिया है, बट स्टिल अगर कोई एरर आपको मिलता है तो आप एक बार प्रोग्राम रन करते टाइम ये चीज़ चेक कर लेना, क्योंकि इसके अलावा प्रोग्राम्स में यहाँ पे गलती नहीं होगी, बस यही कैप्स और स्मॉल की गलती होगी, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो लिखते टाइम पे ना वो एक फ्लो होता है, फिर उसी फ्लो में कैपिटल स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो उतना समझ लेना गाइस। सो आगे बढ़ते हैं। आई होप सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंग असाइन करेंगे, देन एरे का नाम देंगे, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ हम स्ट्रिंग्स दे देंगे अलग अलग। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो अगर देखो कैरेक्टर देना है तो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। ठीक है, और अगर नंबर्स देना है तो आप ऐसे ही डायरेक्टली दे सकते हो। स्ट्रिंग वगैरह आप यूज कर चुके हो, एरेज आप यूज कर चुके हो, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आई एन टी नम इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये हमने नम नाम की एक एरे बना दी। ठीक है, अब एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एरे, अब किस तरीके से एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग देयर इंडेक्स्ड वैल्यूज, मतलब कि एरे के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से एक्सेस करते हैं। एग्जांपल, ये हमारी एक एरे है जिसका नाम है कार। ठीक है, CARR, कैर, ये हमारी एरे। अब इसमें से अगर हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स दे देते हैं 0 1 2 और 3। ठीक है, हमें 0 वाले को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कार्स। ठीक है, कार लेंगे ये जो हमारा एरे का नेम है, और इंडेक्स वैल्यू दे देंगे 0, तो क्या हमारा आ जाएगा 21 आउटपुट आ जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो फेच हो जाएगी। ठीक है, और ये ओ और पी स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक्सेस कैसे करते हैं। इसके बाद चेंजिंग एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट्स में चेंजेस कैसे करते हैं। एरे एलिमेंट्स एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन आर चेंज्ड यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यूज। अब इंडेक्स वैल्यूज की हेल्प से ही हम एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एरे असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। इसके बाद टू चेंज, चेंज करने के लिए, जैसे कि ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 इंडेक्स है। अब चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें 1 इंडेक्स का मान लो चेंज करना है, वर्ल्ड को हटा के गाइस कर देना है, हेलो गाइस। ठीक है, तो कैसे होगा, एरे 1 पे हम नई वैल्यू क्या डालेंगे, गाइस। तो अब अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करेंगे एरे को, तो हमारी एरे में क्या हो जाएगा, हेलो और गाइस प्रिंट हो जाएगा, हेलो और गाइस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एरे एलिमेंट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एरे यूज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, मतलब कि तो एरे के अंदर हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, सो एग्जांपल की बात करें तो एक हमने एरे असाइन कर ली यहाँ पे, हाय हेलो मी। अब इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एरे डॉट लेंथ, ये एरे डॉट लेंथ लिखने से ये जो हमारा कीवर्ड आपको दिख रहा है,
ये लिखने से, ठीक है, ये इनबिल्ट कीवर्ड या इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, आप कह सकते हो। इतना लिखने से आपकी जो लेंथ है वो कैलकुलेट हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 3 आ गई, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। प्रोग्राम्स आप लोग अपने मन से देख लो, आप चेंज कर देना प्रोग्राम्स में, बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है। बाकी प्रोग्राम्स वगैरह आप वहाँ अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हो, इवन इन एग्जाम्स और इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन जावा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे यूज टू कंटेन मोर देन वन एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती हैं, जैसे कि आपने सी में पढ़ा था 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, ND एरे, ठीक है। तो वो वही चीज़ है, मल्टीपल डायमेंशंस में एरे डेटा स्टोर करती है, ठीक है। यूज टू कंटेन मोर देन वन एरे, एक एरे से ज़्यादा एरेज को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। टू क्रिएट 2D एरे, टू सब एरेज आर स्टोर्ड विद इन अ सिंगल एरे, ठीक है। अब एक 2D एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो सब एरेज को स्टोर करना पड़ता है एक सिंगल एरे एलिमेंट के अंदर। किस तरीके से होता है, जैसे कि हमें 2D एरे बनानी है तो INT, हमने दो एम्प्टी बॉक्सेस ले लिए, इसके अंदर साइज डिफाइन कर देंगे, नम इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये एक एरे हो गई कॉमा सेपरेटेड, ये दूसरी एरे हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक 2D एरे बनाते हैं, ठीक है। 2D एरे देख लो एग्जांपल, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल वहां पे मेंशन कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। अब INT x इज इक्वल्स टू नम 1 2, 1 2 निकालने का मतलब है, अब ये एरे किस तरीके से बनी होगी, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये बनी होगी 1, ठीक है, 2 3 9 8 7, मान लो इस तरीके से बनी है, ठीक। अब क्या करना है हमको, देखो क्या करना है, इंडेक्सिंग कर दो। ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, ठीक है। ये सपोज कर लो हमारी एरे है। अब क्या होगा, जब x में हम वैल्यू फेच करेंगे नम 1 2, तो 1 2 कौन सी वैल्यू हमारी फेच होगी, 7, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, 7, ठीक है। ओ और पी यहाँ पे स्मॉल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ND एरे बनाते हैं या 2D एरे बनाते हैं। तो इतना एग्जांपल काफ़ी है। वैसे तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 2 नंबर में आएगा, मल्टीपल डायमेंशनल एरे पे तो क्वेश्चन आपको 10 नंबर में डेफिनेटली नहीं मिलेगा। हाँ, एरे पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है या फिर कंबाइंड क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एरे, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल एरे। सो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर देना एरे के अंदर, ठीक है। सो एरे का काम अभी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद बात करेंगे क्लासेस इन जावा। क्लासेस क्या होती हैं, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टी। क्लास क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं, ठीक है। इट इज अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। बेसिकली जो क्लास होती है हमारी वो टेम्पलेट या फिर ब्लू प्रिंट की तरह काम करती है जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अ क्लास इन जावा कैन कंटेन मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। क्लास की बात करें जावा के अंदर तो वहाँ पे कुछ बेसिक आप कह सकते हो कुछ बेसिक क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि मतलब क्लास के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि मेथड्स हो गए हमारे, कंस्ट्रक्टर्स हो गए हमारे, नेस्टेड क्लासेस हो गई हमारी, या फिर इंटरफेस हो गया, ठीक है। तो ये सारी हमारे क्लास के अंदर आते हैं। सिंटेक्स की बात करें क्लास को डिक्लेयर करने का, तो क्लास, फिर क्लास नेम आपका वो नेम होता है, ठीक है, जिस नाम से आपने स्टोर कर रखा है, ठीक है। मतलब जिस नाम से आपने प्रोग्राम स्टोर कर रखा है बेसिकली वही हमारा क्लास नेम होता है, ठीक है। इसके बाद क्लास नेम के अंदर आप फील्ड्स और मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारी क्लास की बात। अब आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ें 5 नंबर से लेके 2 नंबर तक में ही पूछी जाएंगी। 10 नंबर का क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा कि 10 नंबर में आ गया डिफाइन क्लासेस इन जावा, डेफिनेटली नहीं आने वाला है। अगर आएगा तो इसके साथ अटैच्ड क्वेश्चन आएगा कुछ ना कुछ, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एरे और व्हाट डू यू मीन बाय क्लासेस। या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है कि डिफाइन क्लासेस इन जावा, ऑल्सो डिफाइन द इंस्टेंस वेरिएबल्स इन जावा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर बात करें इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा की, तो अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द मेथड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो क्लास के तो अंदर क्रिएट किया जाता है बट मेथड के बाहर क्रिएट किया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, इट गेट मेमोरी एट द रन टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज क्रिएटेड। मतलब कि जो इंस्टेंस वेरिएबल हमारा होता है वो कंपाइल टाइम पे मेमोरी स्पेस नहीं यूटिलाइज कर सकता, उसको मेमोरी तब मिलती है, उसको एक्चुअली में मेमोरी रन टाइम पे ही मिलती है, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट या फिर हमारा इंस्टेंस वेरिएबल
क्रिएट होता है या फिर इंस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मेथड्स इन जावा। जावा के अंदर हमारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं बेसिकली? इन जावा मेथड इज लाइक अ फंक्शन विच इज यूज टू एक्सप्रेस द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मेथड एक फंक्शन की तरह वर्क करता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट्स कॉल्ड। मतलब कि मेथड एक फंक्शन होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, जिस तरीके से फंक्शन आप लोगों ने डिफाइन किया था सी के अंदर, पाइथन के अंदर, वही चीज़ यहाँ पे मेथड होते हैं। मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ होती है डेफिनेटली, ठीक है। मेथड क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तभी रन करता है जब हम उसको कॉल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ मेथड एंड कैन रीयूज द कोड डिफाइन इन मेथड मैनी टाइम्स बाय कॉलिंग द मेथड ओनली। मतलब वही चीज़ है कि आप एक बार डेटा को डाल दो, एक बार अपने प्रोग्राम को लिख दो मेथड के अंदर, फिर जब भी आप उस मेथड को कॉल करोगे तो वो पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम या वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ मेथड? मेथड आर डिक्लेयर्ड एज अ क्लास डिफाइंड बाय द नेम ऑफ क्लास फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। मतलब कि मेथड किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं? मेथड्स आर डिक्लेयर एज अ क्लास डिफाइंड बाय, मतलब मेथड्स को एक क्लास के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि नेम ऑफ क्लास होता है, उसके बाद में पैरेंथेसिस के थ्रू उसको आगे कंटिन्यू कराया जाता है, जिसके अंदर हमारा मेथड डिफाइन होता है। बेसिकली एग्जांपल की बात करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से मेथड क्रिएट करते हैं। एग्जांपल पब्लिक क्लास एग्जांपल मिनिमम, ठीक है। मतलब कि ये मान लो हम लोगों ने क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर दी जिसका नाम है एग्जाम्पल मिन नम, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, इसके बाद में हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आई एन टी ए इज इक्वल्स टू 11। ए में 11 असाइन कर दिया, बी में 6 असाइन कर दिया, सी क्या हो गया? मिन फंक्शन ए कॉमा बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेथड हमारा डिफाइन हो गया है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस सी। पब्लिक स्टैटिक, सॉरी ये एस हमारा स्मॉल होगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, अरे यार पी भी स्मॉल होगा, केस सेंसिटिव है थोड़ा सा, आप लोग ध्यान रखना। अगर मुझसे कोई एरर छूट जाए रेक्टिफाई करना तो आप लोग कर लेना, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक आई एन टी मिन फंक्शन आई एन टी एन वन आई एन टी एन टू। आई एन टी मिन इज इक्वल्स टू इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, मिनिमम इज इक्वल्स टू एन टू, एल्स मिनिमम इज इक्वल्स टू एन। बेसिकली यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, ठीक है। और सॉरी 2 नंबर दिए हैं और उन 2 नंबर्स में आपको क्या करना है? मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे मेथड को कॉल किया गया, ठीक है। ये हमारा मेथड हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मेथड की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब भी हमारा मिन फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जब भी हमारा मिन फंक्शन कॉल होगा तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे हमारा ये जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मेथड कॉल किया गया है, ठीक, मतलब मेथड यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ठीक है। क्या मेथड है? मिन फंक्शन आई एन टी एन वन कॉमा एन टू, और ये पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर यहाँ पे जब भी हमारा वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मिन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जहां जहां पे मिन फंक्शन कॉल होगा ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इन जावा, सब क्लास चाइल्ड सुपर क्लास। देखो इनहेरिटेंस क्या होता है जावा के अंदर? सबसे पहले 2 तरीके का होता है इनहेरिटेंस, सब क्लास और सुपर क्लास। सब क्लास यानी कि चाइल्ड, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अदर क्लास, यानी कि ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास से इनहेरिट हुई हो वो हमारी सब क्लास होती है, या फिर उसको चाइल्ड भी बोलते हैं। सुपर क्लास हमारी पेरेंट की तरह होती है, यानी कि द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, मतलब कि जैसे कि क्लास है ए और एक क्लास है बी। अब ए क्लास हमारी बी क्लास से इनहेरिट हुई, ठीक है, इनहेरिट। ए क्लास हमारी बी क्लास से इनहेरिट हुई, तो ए क्या हो जाएगी? हमारी सब क्लास यानी कि चाइल्ड, और बी क्या हो जाएगी? हमारी सुपर क्लास यानी कि जिससे ये क्लास इनहेरिट हुई है, ठीक है। टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा वी यूज द कीवर्ड एक्सटेंड। अब क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम जावा के अंदर क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। सिंटेक्स क्लास, सब क्लास नेम, एक्सटेंड सुपर क्लास नेम, और फिर मेथड्स, ठीक है। सो सिंटेक्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इजी सा सिंटेक्स है, बाकी कोड आप लोग देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, किस तरीके से आप क्लास इनहेरिटेंस करते हो, ठीक है, इनहेरिटेंस इन क्लास कैसे होता है। तो बेसिकली अगर इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय है, सैलरी फ्लोट है, प्रोग्रामर बोनस आईएनटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? ये जो क्लास है हमारी इनहेरिट हुई है, तो किस तरीके से कोड इसका डिफाइन करेंगे? क्लास एम्प्लॉय, एक क्लास है हमारी एम्प्लॉय, ठीक है, जिसमें सैलरी है हमारी 40,000। फिर क्लास प्रोग्राम एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, मतलब कि अब प्रोग्राम जो है हमारी वो एम्प्लॉय से एक्सटेंड हो रही है,
ठीक है, मतलब कि जो प्रोग्राम है हमारी वो सब क्लास है और जो एम्प्लॉय है हमारा वो सुपर क्लास है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आई एन टी बोनस इज इक्वल्स टू 10,000 असाइन हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स प्रोग्राम पी इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रोग्रामर सैलरी। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लास को इनहेरिट करा के उसके बाद डेटा को एक्सेस करवा सकते हैं इजीली, और फिर उस डेटा के थ्रू हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। प्रोग्रामर सैलरी इज इक्वल्स टू 40,000, बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज 10,000। ठीक है, सो कोड देख लेना, एक बार प्रोग्राम चला के देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से। ठीक है, और ये याद कर लेना एग्जाम्पल, अगर यही याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो। क्लास इनहेरिटेंस बेसिकली दिखाना है, तो एक क्लास आपको डिफाइन कर देनी है, ठीक है, सुपर क्लास। उसके बाद में जो आप सब क्लास बनाओगे उस सब क्लास के साथ आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर लेना है। बस आप सिंपली इस तरीके से दिखा सकते हो कि किस तरीके से इनहेरिटेंस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें पैकेजेस इन जावा, तो अ जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म्स, बिल्ट इन पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज। देखो जावा पैकेज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस होती है, मतलब कि सिमिलर सिमिलर क्लासेस का एक ग्रुप होता है बेसिकली। ठीक है, एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म्स, इनको दो फॉर्म्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक होते हैं हमारे बिल्ट इन पैकेजेस, एक होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ठीक है, बिल्ट इन पैकेजेस क्या होते हैं, दीज आर प्री रिटन टूल किट्स ऑफर्ड बाई जावा, ये हमारे प्री रिटन टूल किट्स होते हैं जो कि जावा ऑलरेडी ऑफर करता है। दे कंटेन सो मेनी डिफरेंट क्लासेस डेडिकेटेड टू अ टास्क दैट आर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड बाई कैटेगरी, मतलब कि ये हमारे ऐसे पैकेजेस होते हैं जिनको जावा ऑलरेडी डिफाइन कर देता है। ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ इसको इंपोर्ट करवाना होता है। ठीक है, और इनमें ऑलरेडी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज डिफाइन होती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डिफाइन होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जावा डॉट लैंग हैज स्ट्रिंग क्लास, जावा डॉट यूटिल हैज एरे लिस्ट एक्सेट्रा। तो ये दोनों जो है हमारी, ये क्या है, हमारी बिल्ट इन पैकेजेस हैं। ठीक है, दीज पैकेजेस आर नॉट नीड टू बी क्रिएटेड, यू ओनली नीड टू इम्पोर्ट द स्पेसिफिक क्लासेस यू नीड फ्रॉम देम। वही चीज़ मैंने बोली कि इन क्लासेस को आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको आप डायरेक्टली इम्पोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, जब भी आप जावा पे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो। तो बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लोगों ने कभी भी जावा में प्रोग्राम्स बनाए होंगे, ठीक है, जिनमें आपको यूज़र से इनपुट लेना होगा, तो डेफिनेटली आपने स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवाई होगी। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यहाँ पे डॉट नहीं है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारी गलतियाँ हो गई, ये यू स्मॉल होगा, ठीक, एरर सही कर लेना। ठीक है, ये यू स्मॉल होगा, ये आई स्मॉल होगा, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फिर क्लास एबीसी हो गई हमारी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये गलतियां, वॉइड मेन छोटा वी छोटा एस है, ये बड़ा वाला एस मत बनाना यहाँ पे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, भाई साहब देखो यार, जावा में पहली बार पढ़ रहा था उस टाइम, इस वजह से वीडियो आने में भी 1 महीना लग गया, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत एरर है, बाकी एंड तक पढ़ते पढ़ते मैं सीख गया था काफ़ी चीज़ें, तो एरर्स नहीं मिलेंगी आपको। सो ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर लेना। क्लास एबीसी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारे स्मॉल में है। ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स, स्कैनर, अब देखो एस कैपिटल है, ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, स्कैनर का ये एस कैपिटल रहेगा। माई ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये ओ स्मॉल है, ये पी स्मॉल है। एंटर अ यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन, सिस्टम डॉट, भाई साहब कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ कर रखी हैं मैंने। ठीक है, प्रिंट एलन यूज़र नेम प्लस यूज़र नेम, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने यूज़र से इनपुट करवाई है और उस स्ट्रिंग को क्या किया है, यूज़र नेम के अंदर स्टोर करवा दिया है। ठीक है, यूज़र नेम नाम का ये वेरिएबल है, इसके अंदर हमने क्या किया है, स्टोर करवा दिया है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने उसको डिस्प्ले करवा लिया है। ठीक है, तो सिंपल सा कोड है, बस इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से आप क्लासेस का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इनपुट लेना है तो आप स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, और आप लोगों ने आई होप किया भी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यूज़र डिफाइंड पैकेजेस। बिल्ट इन पैकेज समझ में आ गए, बिल्ट इन पैकेज जैसे यूटिल डॉट स्कैनर, ये सब हमारे बिल्ट इन पैकेज होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, बट यूज़र डिफाइंड पैकेज क्या होते हैं, ये इंपोर्ट नहीं होते हैं, इनको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ अ कस्टम टूल किट क्रिएटेड बाई यूजर फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ आपको ऐसे किसी पैकेज की ज़रूरत है जो ऑलरेडी बिल्ट इन में अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा, एक कस्टमाइज टूल किट बनाना पड़ेगा। यही हमारे क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड
पैकेजेस, ठीक है। इट हैज कस्टम क्लासेस डिफाइंड बाय यूजर अंडर अ पैकेज नेम चूजन बाय द यूजर। यहाँ पे आप पैकेज का नाम भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और क्लासेस भी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, कस्टम क्लासेस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जावा यूजर्स फाइल सिस्टम डायरेक्टरी टू स्टोर यूजर डिफाइंड पैकेजेस। जो जावा होता है हमारा वो फाइल सिस्टम डायरेक्टरी का यूज करता है टू स्टोर यूजर डिफाइंड पैकेजेस, यूजर डिफाइंड पैकेजेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। जावा के अंदर देखो जावा पैकेज हमारा हो गया ये, ठीक है। सब पैकेजेस क्या होते हैं, लैंग, यूटिल और AWT। अब क्लासेस, लैंग के अंदर क्या क्लासेस होती हैं, सिस्टम डॉट क्लास होती है, स्ट्रिंग डॉट क्लास होती है, ठीक है। यूटिल के अंदर एरे लिस्ट डॉट क्लास होती है, मैप डॉट क्लास होती है। AW के अंदर बटन डॉट क्लास होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम है, ठीक है, जिससे कि आपको पैकेजेस क्लियर हो जाए। एंड आई होप, देखो ये डायग्राम याद कर लेना, ठीक है, जहां भी आ जाए अगर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, पैकेजेस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैकेजेस इन जावा पूछा जा सकता है, तो ये डायग्राम बना देना, ठीक है। और बेसिक पैकेजेस क्या होते हैं एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा यूजर डिफाइंड पैकेज और बिल्ट इन पैकेज को एक्सप्लेन कर देना। एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता ही है, स्कैनर में तो कुछ करना ही नहीं है, स्कैनर देना है, उसके बाद में एक इनपुट लेना है, इनपुट लेके आपको सॉल्व कर देना। आप स्ट्रिंग लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग ले रखी है, आप स्ट्रिंग मत लो, आप इंटीजर भी ले सकते हो, उस पर एक सिंपल सा प्लस माइनस का प्रोग्राम लिख के चले आना, बस काम हो जाएगा, काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें एग्जांपल की बात करें यूजर डिफाइंड पैकेज में, तो पैकेज कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट पैकेज इन जावा। पैकेज कीवर्ड का यूज किया जाता है जावा में पैकेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये सिंपल डॉट जावा नाम से सेव है, तो हमारी क्लास क्या होगी, सिंपल, ठीक है। पैकेज कैसे डिफाइन करेंगे, पैकेज माई पैक, यहाँ पे क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर, क्योंकि ये हमको इम्पोर्ट करानी थी, ठीक है। यहाँ पे हमको डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, पैकेज और अपने पैकेज का नाम, ठीक है, जो भी आपको नाम रखना है, यहाँ पे माई पैक मैंने रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हो। फिर पब्लिक क्लास सिंपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगेन स्मॉल, ठीक है। मैं सही करे दे रहा हूँ ताकि आप लोग गलत ना नोट करो, अगर आप नोट कर रहे हो तो। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो के नीचे का लिंक एक्सपायर हो जाया करे तो यार एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर लिया करो, क्योंकि हर एक वीडियो में बार बार लिंक को अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने डाला था जब वीडियोज़ अपलोड की थी, तो अगर लिंक एक्सपायर्ड दिखाया डिस्कॉर्ड का तो आप जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, वहाँ पर रेगुलरली अपडेट हो जाता है लिंक, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। वेलकम टू पेज, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, पैकेज हमने बनाया जिसका नाम था माई पैक, क्लास तो हमारी वही रहेगी जिस नाम से हमने जावा फाइल सेव की है। फिर सिंपल सा हमने क्या किया, एक मतलब एक प्रिंट कराया है हमने, बेसिकली एक आउटपुट देखा है, क्या, वेलकम टू पैकेजेस। पैकेजेस हमारे पैकेज हमारा क्रिएट हो गया और हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या लिख के आएगा, अगर आउटपुट स्क्रीन पे आप देखोगे तो लिख के आएगा वेलकम टू पैकेज, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गए होंगे पैकेजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मतलब टफ नहीं है यार, इजी चीज़ें हैं, बस समझने की बात है, ठीक है। सो ट्राई तो मैं कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी कुछ ना समझ में आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, एक्सेप्शंस इन जावा एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रखे हो तो आपको एक्सेप्शंस इन जावा एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, अरे सॉरी, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग आनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, ठीक है। इवन जावा में हो तो डेफिनेटली जावा से, पाइथन पे हो तो उसमें भी आनी चाहिए, ठीक है। सब में अलग अलग आप कह सकते हो टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले एक्सेप्शंस होते क्या हैं, देखो पहले क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद तो सीख ही लेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस इन जावा क्या होते हैं, व्हेन जावा कोड इज एग्जीक्यूटेड वेरियस एरर्स कैन अकर, एरर्स मेड बाय प्रोग्रामर, एरर्स ड्यू टू रॉन्ग इनपुट एंड मैनी मोर, मतलब कि जब भी आप जावा कोड लिखते हो, ठीक है, और जब भी जावा कोड एग्जीक्यूट कराते हो तो कई सारी एरर्स आ सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अगर आपने कोड सही लिखा है तो एरर नहीं आएगी, बट अगर कोड में कहीं भी थोड़ी सी भी गलती है तो उस पर एरर शो होती है, ठीक है। अब वो एरर इवन प्रोग्रामर के थ्रू हुई हो, ठीक है, प्रोग्रामर की वजह से वो एरर हुई हो, एरर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट, आपने गलत इनपुट डाला हो इस वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रिंग असाइन कर रखी है किसी वेरिएबल के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप चूज कर रखा है और आपने इंटीजर वैल्यूज डाल दी तो उस केस में भी एरर शो होती है, ठीक है। एंड मैनी मोर, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी एरर शो होती हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ कि ये एरर्स आती हैं,
व्हेन एरर अकर्स जावा नॉर्मली स्टॉप्स एंड जनरेट एरर मैसेज। जब भी एरर आती है तो नॉर्मली क्या होता है, जावा क्या होती है, वहीं पे स्टॉप कर देती है प्रोग्राम को कंपाइल करना और एक एरर मैसेज जनरेट कर देती है, ठीक है। टेक्निकली जावा थ्रोज एक्सेप्शन। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो जो एरर का कॉन्सेप्ट है ना, वो ही हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब कि हमें एरर तो चाहिए थी, नहीं थी, बट एरर हमको आ रही है तो वो एक्सेप्शन है। तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है, कि एरर आ रही है बट हमें चाहिए कि एरर ना आए, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। हैंडलिंग जावा एक्सेप्शन बाई ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच मेथड होते हैं जावा के अंदर, ठीक है, जिनका यूज करके हम एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। Try statement allows you to define a block of code to be tested for errors while it is being executed। मतलब कि try आपको एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो अलाउ करता है कि आप उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन कर दो, ठीक है, जिसका टेस्ट होगा एरर्स के लिए, ठीक है। मतलब कि जैसे आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो आप उस प्रोग्राम को पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखो, ट्राई स्टेटमेंट के अंदर लिखो, ठीक है। और फिर ट्राई स्टेटमेंट के अंदर लिखने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा आपको बाद में कैच स्टेटमेंट यूज करना होगा। यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपका ट्राई के अंदर रहेगा और कैच स्टेटमेंट रहेगा अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर ऑकर इन द ट्राई ब्लॉक। मतलब कि अब अगर ट्राई ब्लॉक के कोड में कोई भी तरह की एरर आती है, ठीक है, किसी भी तरह की एरर जनरेट होती है, तो उस केस में कैच स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपका कह सकते हो प्रोग्राम आपने स्टोर कर रखा है या जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने डाल रखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो इफ एल्स में जिस तरह होता है, यानी इफ के अंदर आप एक कोड डिफाइन करते हो, जब इफ वाला कोड रन करता है, ठीक है, इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, और जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाता है। थोड़ा थोड़ा सा उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो भी आप पूरा कोड डिफाइन करोगे, अपना प्रोग्राम जो आप डिफाइन करोगे, जो आप लिख रहे हो, तो वो आप ट्राई के अंदर करोगे। और इन केस कोई एरर ऑकर होती है तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग कैच स्टेटमेंट के अंदर एक डिफाइनाइट प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। सो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ट्राई एंड कैच। बाकी एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल सिंटेक्स की बात करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। सिंटेक्स की अगर बात की जाए तो ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई, ठीक है। ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड जो हमको चेक करना है। कैच के अंदर हम लिखते हैं एक्सेप्शन ई, और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं हैंडल करने के लिए एरर को, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, ये ले लिया हमने, एक स्ट्रिंग बना ली नम नाम की, 1 2 3 वेरिएबल डाल दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर शो होगी, क्यों शो होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 है, 1 है और 2 है, इसके बाद तो कोई इंडेक्स पे वैल्यूज ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर इसके बाद वैल्यू नहीं है तो हम 10 वाली वैल्यू फेच कैसे करेंगे, ठीक है, बात ये है। तो अब फेच करने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या आएगा, एरर शो करेगा जावा हमारा, ठीक है। एक्सेप्शन और आउटपुट क्या आएगा हमारा, बेसिकली एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट रैंडम डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंस एक्सेप्शन 10 एट मेन 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 डॉट जावा। इस तरीके से कुछ एरर आती है आपकी लिख के, जब भी आप आउटपुट चेक करोगे, ठीक है, इस तरीके का आप कोड डालो। आप अगर आपके पास लैपटॉप या आपका कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस है तो आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, मज़ा आएगी। ये कोड लिखो, ठीक है, फिर जब आप ये डालोगे num10 तो आपका एरर शो होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। टू चेंज आउटपुट वी यूज ट्राई एंड कैच। अब अगर हमको ये आउटपुट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं नहीं भाई ये आउटपुट ना आए, लिख के आए, जैसे कि लिख के आए कि 10 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, ट्राई के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्लास और पीएसवीएम तो वैसे ही डिफाइन करेंगे, इसके बाद आगे ट्राई के अंदर, ठीक है। अब ये जो कोड है हमारा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो हमारा कोड है ये हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। ट्राई int num इज इक्वल्स टू एरे हमने डिफाइन कर दी, फिर एरे डिफाइन करने के बाद एसओपी num10, यहाँ पे भी हमने num10 कराया, ठीक है। और कैच में क्या डिफाइन किया, एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, समथिंग रॉन्ग यहाँ पे कराया हमने, ठीक है। मतलब कि अब क्या होगा, अब जो हमारी ये इतनी बड़ी एरर लिख के आ रही थी, इसकी जगह पे क्या लिख के आएगा, समथिंग रॉन्ग लिख के आएगा, क्योंकि हमने ट्राई एंड कैच का यूज किया है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्राई एंड कैच कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप प्रोग्राम रन करा के देख लोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की, और मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर पूरे पार्ट 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा
तो ऑप्शनल ये मिल जाएगा, बट मल्टी थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। ओवरऑल भी देखो तो इस यूनिट के अंदर मल्टी थ्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए प्रॉपरली, ठीक है। Java is a multi-threaded programming language which means we can develop multi-threaded programs using Java। मतलब कि Java हमारी जो है मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब मैंने Java की फंक्शनैलिटीज बताई थी तो वहां पे भी बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड डेवलप कर सकते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, जो कि जिनका काम क्या होगा, वो अलग अलग वो सेम टाइम पे अलग अलग टास्क को इजीली एग्जीक्यूट करवा पाएंगे, ठीक है। अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कंटेन्स टू और मोर पार्ट्स दैट कैन रन कॉन्करेंटली एंड ईच पार्ट कैन हैंडल अ यूनिक टास्क एट सेम टाइम, मेकिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स होते क्या हैं ये समझो पहले। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनमें दो या फिर दो से ज्यादा पार्ट होते हैं प्रोग्राम्स के, जो कि कॉन्करेंटली रन करते हैं, मतलब कि सेम टाइम पे रन करते रहते हैं, जिसमें कि हर एक पार्ट का एक अलग स्पेसिफिक टास्क होता है जो उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है या हैंडल करना होता है, और ये सारी चीजें सेम टाइम पे होती हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है या ऑप्टिमल यूजेज होता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक्सटेंड्स द आइडिया ऑफ मल्टीटास्किंग इनटू एप्लीकेशंस वेयर यू कैन सब डिवाइड स्पेसिफिक ऑपरेशन इनटू इंडिविजुअल थ्रेड्स, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं बढ़िया सा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई सा भी गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो उस गेम में सेम टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। आप सेम टाइम पे चैट, अगर आपके गेम में चैट ऑप्शन है तो चैट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। नोटिफिकेशंस उस गेम से रिलेटेड, आपके प्रीवियस मैच से रिलेटेड, आप अगला मैच को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो गेम ट्रेंड कर रहा है इंडिया में वो है BGMI, ठीक है, उसके एड्स भी आते हैं। सो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप लोगों ने खेला है, आप लोगों ने किसी को देखा है खेलते हुए, तो आप एक चीज़ देखोगे कि चैट्स भी सेम टाइम पे अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। सेम टाइम पे आप वॉइस मतलब एक दूसरे से बात भी कर सकते हो, ऑडियो क्या कहते हैं, ऑडियो ट्रांसमिशन की हेल्प से, ठीक है। आपके पास स्पीकर होता है, आप दूसरे की बात सुन सकते हो। सेम टाइम पे आप गेम भी खेल रहे हो, वो जो पर्सन होता है वो मूव भी कर रहा है, सेम टाइम पे वो गन उठा रहा है, गन रख रहा है, ठीक है। तो मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क हो रहे हैं ना, उसी को मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स की हेल्प से उन एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं कि एक ही टाइम पे वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है। और आप इजीली क्या करो, गेम खेल सको। तो गेमिंग इंडस्ट्री में तो कोर जावा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी गेम्स हैं उनमें 95% गेम्स में हमारी जावा यूज होती है, ठीक है। अब तो पाइथन बेस्ड भी आने लगे हैं गेम्स वगैरह। ईच थ्रेड कैन रन इन पैरेलल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स प्रोसेसिंग नॉट ओनली अमंग डिफरेंट एप्लीकेशन बट ऑल्सो अमंग ईच थ्रेड विद इन एन एप्लीकेशन। मतलब कि जो थ्रेड्स होते हैं हमारे, ठीक है, मतलब जो थ्रेडेड प्रोग्राम्स होते हैं डेफिनेटली वो क्या होते हैं, वो पैरेलली रन करते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्करेंटली रन करने का सिंपल सा मतलब ही यही है कि वो पैरेलली रन कर रहे हैं, वो एक साथ रन कर रहे हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड प्रोसेसिंग, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इन थ्रेड्स के रन करने की प्रोसेसिंग को डिवाइड नहीं करता, बल्कि अलग अलग एप्लीकेशन पे, जैसे कि आपके फोन में आपने 5-6 एप्लीकेशन सेम टाइम पे खोल रखी हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में सब तो रन हो रही है ना, सबका डेटा अपडेट हो रहा है। सो क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सारी एप्लीकेशंस के जो थ्रेड्स हैं, मतलब वो सारी एप्लीकेशन हैं अलग अलग, उनकी प्रोसेसिंग को डिवाइड करता है। साथ ही साथ उन एप्लीकेशंस के अंदर जो थ्रेड्स हमारे वर्क कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल थ्रेड्स की भी आप कह सकते हो प्रोसेसिंग को ये डिवाइड करता है या एग्जीक्यूट करने में हेल्प करवाता है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। अब थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, न्यू थ्रेड क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर या तो न्यू थ्रेड हमारा डेड हो जाएगा क्रिएट होते ही, ठीक है, अगर वो उसको टर्मिनेट कर दिया गया है डेफिनेटली, या फिर वो रनेबल पोजीशन पे चला जाएगा। अगर वो रनेबल है तो वो डेफिनेटली रनिंग पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है। अब रनिंग से अगर वो टर्मिनेट हो गया तो डेड हो जाएगा। अदरवाइज कोई नया इधर से आ गया हमारा थ्रेड, तो रनिंग वाला क्या होगा, वेटिंग में चला जाएगा। जैसे ही रनिंग वाले का काम यहाँ से खत्म होगा, वेटिंग मतलब जो यहाँ पे रनिंग है वो जैसे ही एंड होगा, वैसे ही वेटिंग वाला वापस से जाके रनिंग फेज में जाएगा और फिर एंड हो जाएगा, या फिर वेटिंग से ही टर्मिनेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम है, याद कर लेना। लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग 10 नंबर में ही पूछेंगे। इतना जान लो, 10 नंबर के अंदर सिर्फ इतना कंटेंट लिखना होगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉपर आपको डिफाइन करके आना पड़ेगा चीज़ों को।
स्टेज ऑफ अ साइकिल, अब इसमें स्टेजेस जो हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। न्यू स्टेज क्या होती है? अ न्यू थ्रेड इज बॉर्न एंड इनिशिएटेड इन न्यू स्टेट, इट रिमेन्स इन द स्टेट अंटिल द प्रोग्राम स्टार्ट्स द थ्रेड। मतलब कि जब भी न्यू थ्रेड हमारा बॉर्न होता है तो वो न्यू स्टेट में जाता है। वो न्यू स्टेट में तब तक रुका रहेगा जब तक वो आइदर या तो टर्मिनेट हो जाए या तो वो स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम उसको स्टार्ट करेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? रनेबल स्टेट में। अब रनेबल स्टेट में क्या होता है? आफ्टर अ न्यूली बॉर्न थ्रेड इज स्टार्टेड द थ्रेड बिकम्स रनेबल। जैसे ही न्यू थ्रेड हमारा स्टार्ट होता है वो रनेबल बन जाता है। फिर अ थ्रेड इन दिस स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी एग्जीक्यूटिंग इट्स टास्क। अब रनेबल से रन करके जाएगा रनिंग फेज में, और रनिंग फेज में क्या होता है? यहाँ पे अगर कोई थ्रेड है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो कोई एक पर्टिकुलर टास्क करंट टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है या करा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा वेटिंग। समटाइम्स अ थ्रेड इज सेंट टू द वेटिंग स्टेट व्हेन अनदर थ्रेड इज रनिंग टू कंप्लीट अ टास्क। अ थ्रेड इज अगेन ट्रांसमिटेड टू द रनेबल स्टेट व्हेन अनदर थ्रेड सिग्नल्स अ वेट थ्रेड टू कंटिन्यूज एग्जीक्यूटिंग। देखो सिंपल सा मतलब है वेटिंग में, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है इसका, रनेबल से रनिंग में आया। अब रनिंग में मान लो यहाँ से कोई नया टास्क आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आया था हमारा T1 आया, ठीक है, थ्रेड वन आया रनिंग फेज में, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। उतनी देर में इधर से इन्होंने बोला कि अरे थ्रेड 2 भी आ रहा है भाई, थ्रेड 2 को ज़्यादा ज़रूरत है। तो थ्रेड 1 क्या होगा? थ्रेड 1 चला जाएगा वेटिंग में, ठीक है, और यहाँ पे थ्रेड 2 एग्जीक्यूट होने लगेगा। थ्रेड 2 एग्जीक्यूट होके जब एंड हो जाएगा तब वापस से ये जाएगा रनिंग फेज में, और फिर T1 एग्जीक्यूट होके क्या होगा? डेड होगा। तो ये यहाँ पे साइकिल चलती है, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे वेटिंग में बताई गई है। डेड में क्या होता है? अ थ्रेड एंटर्स टू द डेड स्टेट व्हेन इट इज आइदर एग्जीक्यूटेड इट्स टास्क और गेट्स टर्मिनेटेड। जब थ्रेड एक या तो अपना टास्क जिसके लिए थ्रेड डिजाइन किया गया है, थ्रेड क्रिएट किया गया है, वो टास्क कंप्लीट कर देगा तब टर्मिनेट होगा, या फिर वो थ्रेड तब टर्मिनेट होगा जब उसको टर्मिनेट करवा दिया जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जावा एप्लेट। तो बेसिकली कोर जावा के अंदर जो जो मेन मेन चीज़ें थी वो सारी हम लोगों ने कवर कर ली हैं, ठीक है। बाकी आप सिलेबस देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा ही कुछ हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जावा एप्लेट की बात करते हैं। एप्लेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज एम्बेडेड इन द वेब पेज टू जनरेट द डायनामिक कंटेंट। जावा एप्लेट का यूज वेब पेजेस के अंदर होता है डायनामिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए। एंड एप्लेट इज द जावा प्रोग्राम दैट रन्स इन अ वेब ब्राउजर। इट कैन बी फुल्ली फंक्शनल जावा एप्लीकेशन बिकॉज इट हैज द एंटायर जावा एपीआई। मतलब कि जो एप्लेट होती है हमारी, वो बेसिकली जावा प्रोग्राम होती है जो कि हमारी वेब ब्राउजर पर रन करती है, और ये फुल्ली फंक्शनल जावा एप्लीकेशन होती है क्योंकि इसके पास एंटायर जावा एपीआई होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ एप्लेट और ड्रॉबैक ऑफ एप्लेट देखते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इट वर्क्स एट क्लाइंट साइड हैंस लेस रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। क्लाइंट साइड पे वर्क करती है तो रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। मोर सिक्योर एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ज़्यादा सिक्योर होती है और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ एप्लेट स्लो परफॉर्मेंस ड्यू टू जेआरई रिक्वायरमेंट। मतलब कि परफॉर्मेंस इसकी स्लो होती है, क्यों? जेआरई रिक्वायरमेंट्स की वजह से, यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स की वजह से रन टाइम पे आप कह सकते हो रन टाइम इन्वायरमेंट के बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। प्लगइन इज रिक्वायर्ड एट क्लाइंट्स ब्राउजर टू एग्जीक्यूट एप्लेट। अब क्लाइंट के ब्राउजर पे रन होती है तो रिस्पॉन्स टाइम कम है, ये तो एडवांटेज हो गया। बट क्लाइंट के ब्राउजर पे रन होती है जिस वजह से इसको प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है, ये इसका ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। आईनिट स्टार्ट। आईनिट क्या होता है? दिस मेथड इज नीडेड फॉर एनी इनिशियलाइजेशन ऑफ एप्लेट। आईनिट का यूज करते हैं हम एप्लेट की इनिशियलाइजेशन के लिए। स्टार्ट दिस मेथड इज automatically called after init method. It is also called when the user returns to the page containing the applet after having gone off to the other page. मतलब कि start का यूज क्या होता है? ये मेथड जो होता है हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है init मेथड के बाद, यानी कि एक बार इनिशियलाइज हो गया एप्लेट उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हेन द, और स्टार्ट उसके अलावा कब होता है? उसके अलावा स्टार्ट तब कॉल होता है जब हमारा यूजर, फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूं, अगर मैं दूसरे वेब पेजेस पे आप कह सकते हो होवर कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे वेब पेजेस को मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, और उसी टाइम पे मैं वापस से इस वाले एप्लेट वाले वेब पेज पे आता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पेज पे आऊँगा वापस से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्टॉप। दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द यूजर मूव्स ऑफ द वेब पेज ऑन विच द एप्लेट साइट्स। मतलब कि स्टॉप कब यूज होता है? ये भी मेथड अपने आप ही कॉल हो जाता है जब हमारा यूजर जो है वो उस पर्टिकुलर एप्लेट साइट को छोड़ के किसी दूसरे वेब पेज पे जाता है, ठीक है।
destroy. This method is only called when the browser shuts down normally because applets are meant to live on an HTML page. You should not normally leave resources behind after a user leaves the page that contains the applet. मतलब कि ये मेथड तभी कॉल होता है जब हमारा ब्राउजर जो है वो नॉर्मली शट डाउन हो जाए, ठीक है, क्योंकि एपलेट जो है वो HTML पेज पे लाइव रहते हैं, ठीक है। सो यू शुड नॉट नॉर्मली लीव रिसोर्सेज बिहाइंड आफ्टर, मतलब कि एक बार यूजर लीव कर गया उसके बाद आप नॉर्मली रिसोर्सेज को वेब पेज पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इस वजह से हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज करके, डिस्ट्रॉय मेथड का यूज करके हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे एपलेट के डेटा को, ठीक है। पेंट का क्या होता है, इन्वोक्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्टार्ट मेथड एंड ऑल्सो एनी टाइम द एपलेट नीड्स टू रीपेंट इटसेल्फ इन द ब्राउजर द पेंट मेथड इज एक्चुअली इनहेरिटेड फ्रॉम द java.awt। मतलब कि देखो, पेंट मेथड के कॉल होने की दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कि स्टार्ट के बाद तो वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जब भी एपलेट को रीपेंट करने की जरूरत होती है तब हमारा पेंट मेथड कॉल हो जाता है, ठीक है। द पेंट मेथड इज एक्चुअली इनहेरिटेड फ्रॉम द जावा AWT। पेंट मेथड जो है वो हमारा java.awt से इनहेरिट किया गया है। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। स्ट्रिंग्स आर वाइडली यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन जावा। स्ट्रिंग्स आर ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी वाइडली यूज होती है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। आप इंटरव्यू वगैरह में बैठोगे, आप टेक्निकल राउंड्स में बैठोगे अपने प्लेसमेंट के अंदर, तो स्ट्रिंग पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है जावा के अंदर। क्रिएटिंग स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होती है, वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड एंड अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और न्यू कीवर्ड का यूज करके हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग, पब्लिक क्लास वॉइड मेन, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, कैरेक्टर एरे इज इक्वल्स टू, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग ARR1 इक्वल न्यू डॉट सॉरी न्यू स्ट्रिंग ARR सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ARR1, ठीक है। ARR1 क्यों है, ठीक है, अब हो जाएगा ARR1। अब इस कोड को आप रन कराओगे तो हाई आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, पूरी कंप्लीट एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो स्ट्रिंग मेथड की बात करें, जावा स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ किस तरीके से फाइंड करते हैं इसमें, तो स्ट्रिंग मेथड्स में हमारा जावा स्ट्रिंग लेंथ की बात करेंगे हम। इट रिटर्न्स द काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। लेंथ का वही काम होता है जो एरे में था हमारा, वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को काउंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके बताएगा आपको। अब एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो एग्जांपल्स को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी एग्जांपल में कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा डेफिनेटली। बाकी एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर टू हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इट कंपेयर्स द गिवन स्ट्रिंग विद करंट स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। मतलब कि ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, या तो ये जीरो देगा, या तो पॉजिटिव नंबर देगा, या तो नेगेटिव नंबर देगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हाय लिखा मैंने, ठीक है, और लिखा मैंने बाय, ठीक है। तो हाय बाय में अगर हम कंपेयर कराएं, ठीक है, ये स्ट्रिंग 1 मान लें और ये स्ट्रिंग 2 मान लें, और इनको कंपेयर कराएं, तो पहली चीज़ तो बी, क्योंकि हमारा एच से पहले आता है, ठीक है। आप ए आज की कोड के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो बी हमारा एच से पहले आता है। तो अगर बी एच के पहले आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी वैल्यू होगी एच की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, बताओ। नेगेटिव होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि एच जो है हमारा वो बी के बाद आ रहा है, ठीक है। तो माइनस पे जाएगा, प्लस बी के कितने टाइम बाद आ रहा है, बी CDEFGH, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो -6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -6 कंपेयर टू फंक्शन यूज़ करने पे, ठीक है। एग्जाम्पल में कोई एरर हो तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है, बाकी पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जावा स्ट्रिंग कॉनकैट, कॉनकैट का यूज़ किस लिए करते हैं, यूज टू कंबाइन द स्पेसिफिक स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। यानी कि जावा स्ट्रिंग कॉनकैट का यूज़ क्यों होता है, ताकि दो स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स को कंबाइन किया जा सके, एक स्ट्रिंग के एंड पे दूसरी स्ट्रिंग को कंबाइन किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल ये है हमारा हेलो हाय, कंबाइन हो जाएगा, हेलो हाय लिख के आ जाएगा, ठीक है। देखो हेलो हाय लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। AWT इन जावा, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट इज एन API यूज्ड टू डेवलप ईदर GUI और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन इन जावा। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट यानी कि AWT जावा में किस लिए यूज होता है,
ये बेसिकली एक एपीआई होता है जिसका यूज़ किया जाता है आइदर जीयूआई डेवलप करने के लिए या फिर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जावा के अंदर, ठीक है। जावा AWT components are platform dependent, which implies that they are displayed according to the view of the operating system। मतलब कि जावा AWT components होते हैं, ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, जो क्या इंप्लाई करते हैं। अब जैसे कि लिखी है पहली लाइन यहाँ पे, AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ही यही है कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे जावा AWT के, ठीक है, वो किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, वो जिस तरीके से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू होगा उस तरीके से डिस्प्ले हमको होंगे। बेसिकली यही मतलब है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने का, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे कंटेनर्स, बटन, लेबल्स, चेकबॉक्स, चॉइसेस, स्क्रॉल बार, ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कंटेनर्स के अंदर हमारा विंडो और पैनल आ जाता है। विंडो में फ्रेम डायलॉग और पैनल में एप्लेट, ठीक है। तो फटाफट से कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। कंटेनर क्या होता है? द कंटेनर कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड्स, लेबल्स एक्सेट्रा। कंटेनर के अंदर हमारे अदर फील्ड्स होते हैं लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड्स, लेबल्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कंटेनर के अंदर आते हैं। विंडोज क्या होता है? सॉरी, दिस इज द लोकेशन वेयर दीज कंपोनेंट्स कैन बी एडेड। ये बेसिकली कंटेनर एक लोकेशन होती है जहाँ पे ये कंपोनेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। विंडो इज अ कंटेनर विच डज नॉट हैव बॉर्डर्स एंड मेन्यू बार। विंडो एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें कोई बॉर्डर या मेन्यू बार नहीं होता। टू क्रिएट अ विंडो, फ्रेम डायलॉग और अनदर विंडो इज यूज्ड। किसी भी विंडो को क्रिएट करने के लिए इधर फ्रेम डायलॉग या फिर अनदर विंडो, मतलब किसी और नई विंडो का यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रेम और डायलॉग क्या होते हैं? फ्रेम कंटेनर और क्लास कंटेनिंग द टाइटल बार एंड माइट ऑल्सो हैव मेन्यू बार्स। फ्रेम क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे कंटेनर या फिर क्लासेस होती हैं जिनमें हमारे टाइटल बार होते हैं, साथ ही साथ उसके अलावा मेन्यू बार भी होते हैं, ठीक है। डायलॉग, द डायलॉग इज द कंटेनर और क्लास हैविंग बॉर्डर एंड टाइटल। डायलॉग एक ऐसा कंटेनर या फिर क्लास होता है जिसमें बॉर्डर या फिर टाइटल होता है, ठीक है। फिर लास्ट आते हैं हमारे पैनल्स। कंटेनर दैट डज नॉट कंटेन्स द टाइटल और मेन्यू बार। पैनल ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें कोई भी टाइटल या फिर मेन्यू बार नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं AWT कंट्रोल यानी कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के कंट्रोल्स क्या होते हैं? UI एलिमेंट्स, लेआउट्स और बिहेवियर। UI एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द कोर विजुअल एलिमेंट्स द यूजर इवेंचुअली सीज एंड इंटरैक्ट्स विद। UI एलिमेंट्स बेसिक वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूजर बेसिकली देख सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। Layout define how UI elements should be organized on the screen and provides a final look and feel of the GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे किस तरीके से आपको चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, किस तरीके से आपको व्यू मिल रहा है, क्या आपको UI एलिमेंट्स कौन सा कहाँ प्लेस्ड है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, वो सारी चीज़ें लेआउट डिफाइन करता है, ठीक है। बिहेवियर, दीज आर द इवेंट्स विच अकर व्हेन द यूजर इंटरैक्ट्स विद द UI एलिमेंट्स। मतलब कि UI एलिमेंट से इंटरैक्ट करने पे क्या रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सारा बिहेवियर के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल विंडोज की बात की जाए तो स्टार्ट बटन आपको दिखता है, ठीक है, तो वो GUI का ही पार्ट है। स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप टैप करते हो, क्लिक करते हो, वैसे ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ये क्या है? हमारा उसका बिहेवियर है, ठीक है। वो बटन किस जगह पे प्लेस है वो उसका लेआउट है, ठीक है। और वो बटन जो है वो हमारा UI एलिमेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी तीनों चीजें। आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन AWT कंट्रोल्स जैसे कि लेबल्स हो गए, बटन्स हो गए, टेक्स्ट फील्ड्स, चेकबॉक्स, टेक्स्ट एरियाज, रेडियो बटन, चॉइस लिस्ट, स्क्रॉल बार, मेन्यूज, ये सारी चीजें आपने HTML के अंदर पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ फटाफट से। लेबल्स क्या होते हैं? डिस्प्ले टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एडिटेड बाय द यूजर। लेबल्स हमारे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं जो यूजर के थ्रू एडिट नहीं की जा सकती, ठीक है। बटन इनिशिएट एक्शंस व्हेन क्लिक्ड। बटन बेसिकली एक्शंस परफॉर्म करते हैं जब भी उन पे कोई क्लिक करता है। टेक्स्ट फील्ड क्या होती है? यूजर को अलाउ करती है कि वो टेक्स्ट लिख सके, ठीक है। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं? रिप्रेजेंट बूलियन ऑप्शन, ऑन ऑफ। ये ऑन ऑफ का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स आप लोगों ने यूज भी कर रखा होगा HTML के अंदर। टेक्स्ट एरियाज क्या होते हैं? अलाउज यूजर टू एंटर मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट एरियाज मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट अलाउ करते हैं यूजर को एंटर करने के लिए, ठीक है। रेडियो बटन्स, अ ग्रुप ऑफ बटन्स वेयर ओनली वन कैन बी सेलेक्टेड एट अ टाइम। रेडियो बटन हमारे एक ग्रुप ऑफ बटन्स होते हैं जहां पे एक टाइम पे एक ही बटन को सेलेक्ट किया जा सकता है। चॉइस लिस्ट क्या होती है? प्रेजेंट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विच ऑप्शंस फॉर यूजर टू चूज। चॉइस लिस्ट हमारी बेसिकली सेलेक्ट ऑप्शन की तरह काम करती है, जो कि HTML में हम लोगों ने यूज किया था, जहां पे क्लिक करते ही एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट डिस्प्लेज अ स्क्रॉलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट हमारी क्या करती है? डिस्प्ले करती है स्क्रॉलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स। स्क्रॉल बार्स क्या होते हैं? इनेबल यूजर टू नेविगेट थ्रू कंटेंट दैट इज लार्जर देन द विजिबल एरिया। स्क्रॉल बार्स अलाउ करते हैं
कि यूज़र नेविगेट कर सके उन लोकेशंस पे जो हमारी मेन विंडो के अंदर नहीं दिख रहा है बट वो एग्जिस्ट कर रहा है, मे बी स्लाइड करने पे वो विजिबल हो जाए। जैसे कि आप नॉर्मली किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे क्रोम ब्राउजर के अंदर तो आप उसको स्क्रॉल करके नीचे जाते हो, तो वही हमारे स्क्रॉल बार का काम होता है कि आपको स्क्रॉल करा के उस डेटा को शो करना जो डेटा आपको फर्स्ट स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, मेन्यूज की बात करें, ऑर्गेनाइज ऑप्शंस फॉर यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द प्रोग्राम। मेन्यूज क्या करता है, ऑप्शंस को ऑर्गेनाइज करता है यूजर के लिए सो दैट वो प्रोग्राम से इंटरैक्ट कर सके। ठीक है, अब लेआउट मैनेजर हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं लेआउट मैनेजर क्या होता है। नाम से ही जैसे लग रहा है कि लेआउट को मैनेज करने का काम करता है, वही चीज होता है। डिफाइन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट इनसाइड अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर जो भी हमारी कह सकते हो आप पोजीशन या फिर साइज होता है कंपोनेंट्स का, उसको डिफाइन करने का काम करता है हमारा लेआउट मैनेजर। ठीक है, they ensure an organized and responsive GUI that adapt to different screen sizes। मतलब कि ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आपको GUI मिल रही हो वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो और वो रेस्पॉन्सिव हो, यानी कि आपके क्लिक करने पे चीज़ें परफॉर्म हो। ठीक है, दैट अडेप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, जो कि अलग अलग स्क्रीन साइजेस को भी अडेप्ट कर सके। ठीक है, जो कि हमारा रेस्पॉन्सिव HTML पेज डिजाइनिंग में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्किंग की। अ कंटेनर हैव वन लेआउट मैनेजर एसोसिएटेड विद इट एट अ टाइम। मतलब कि वर्किंग क्या होती है। ठीक है, अ कंटेनर हैव वन लेआउट मैनेजर एसोसिएटेड विद इट एट अ टाइम। एक कंटेनर का एक लेआउट मैनेजर होता है जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उसके साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, जब भी उसको कंटेनर को मतलब कंटेनर पे जब भी यूजर इंटरैक्ट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर कंटेनर से, तो वो लेआउट मैनेजर उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा होगा। ठीक है, द जावा प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन लेआउट मैनेजर सेट फॉर अ कंटेनर यूजिंग इट्स सेट लेआउट मेथड। ठीक है, जावा जो है मल्टीपल बिल्ट इन लेआउट मैनेजर्स भी प्रोवाइड करता है जो कि सेट लेआउट मेथड के थ्रू आप कह सकते हो सेट किए जा सकते हैं या फिर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, when the container size changes or the components are added or removed, the layout manager rearranges the components to fix fit in the available space। ठीक है, इसको आप इस तरीके से देखो जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन में किसी एप्लीकेशन को जब डिलीट करते हो तो उसकी जो एम्प्टी स्पेस होती है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है दूसरे एप्लीकेशंस के थ्रू, और सारे उसके नीचे के जो एप्लीकेशंस या फिर आपके जो भी टूल्स हैं वो एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और आपकी स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो लेआउट मैनेजर है आपके डिवाइस का वो उसी तरीके से वर्क कर रहा है। यानी कि जब भी कोई कंपोनेंट ऐड होता है या फिर रिमूव होता है तो लेआउट मैनेजर ऑटोमेटिकली पूरे आप कह सकते हो लेआउट को रीअरेंज कर देता है और कंपोनेंट्स को फिट कर देता है अवेलेबल स्पेस के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेआउट मैनेजर का काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर, कौन कौन से टाइप के लेआउट मैनेजर होते हैं, तो बेसिकली 7 टाइप्स यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, लेआउट मैनेजर पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा फ्लो लेआउट, अरेंजेस कंपोनेंट्स लेफ्ट टू राइट रैपिंग ऑन टू न्यू लाइन्स एज नीडेड। अब कंपोनेंट्स को ये कैसे अरेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स हैं। ठीक, इसी तरीके से फोन में एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं। तो फ्लो लेआउट का काम क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है। ठीक है, अब क्या होगा अगर यहाँ पे कोई नया एलिमेंट आया, ठीक है, जिसको इस जगह पे स्टोर करना है, तो ये सब एक एक शिफ्ट होंगे। ठीक है, और न्यू लाइन पे यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये वाला, ये एक शिफ्ट हो जाएगा, ये एक शिफ्ट हो जाएगा, ये एक शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रैपिंग करने का काम न्यू लाइन तक कौन करता है, फ्लो लेआउट। ठीक है, फ्लो करा देता है। बॉर्डर लेआउट डिवाइड्स द कंटेनर इनटू 5 रीजन्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड सेंटर फॉर प्लेसिंग कंपोनेंट्स। बेसिकली ये पेज को 5 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड सेंटर, ताकि वो कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली प्लेस कर सके। ठीक है, अगला आता है हमारा ग्रिड लेआउट, क्रिएट्स अ ग्रिड ऑफ इक्वल साइज्ड सेल फॉर पोजीशनिंग कंपोनेंट। मतलब कि इक्वल साइज्ड सेल्स का एक ग्रिड बना देता है ये लेआउट हमारा, ताकि कि मतलब इसलिए करता है ताकि जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली पोजीशन किया जा सके। ठीक है, कार्ड लेआउट ओवरलेज मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑन अ टॉप ऑफ ईच अदर, ओनली वन ऑफ विच इज विजिबल एट अ टाइम। मतलब कार्ड लेआउट का काम क्या होता है, कार्ड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखता चला जाता है। ठीक है, और आपको विजिबल कौन सा होगा, जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, नीचे वाला आपको विजिबल नहीं होगा, यही बेसिकली कार्ड लेआउट का काम होता है, ओवरले करना। ठीक है, ग्रिड बैग लेआउट क्या होता है, ऑफर्स मोर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल ओवर कंपोनेंट प्लेसमेंट यूजिंग कांस्टेंट। बेसिकली ग्रिड लेआउट की तरह ही काम करता है बट उससे भी ज्यादा फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल होता है ग्रिड बैक लेआउट का
कंपोनेंट के प्लेसमेंट पे, ठीक है, कि इसके पास कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट परफॉर्म करवा पाता है, ठीक है। ग्रुप लेआउट की बात करें तो यूज फॉर कॉम्प्लेक्स लेआउट ऑफन यूज्ड विद जीयूआई बिल्डर टूल। मतलब कि ग्रुप लेआउट क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स लेआउट्स के लिए यूज होता है। ऑफन यूज्ड विद जीयूआई बिल्डर टूल मतलब कि जीयूआई बिल्ड करने के लिए जिन टूल्स का यूज होता है उसके साथ हम ज्यादातर ग्रुप लेआउट्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। बॉक्स लेआउट क्या होता है, अरेंज कंपोनेंट्स इन अ सिंगल रो और कॉलम। बॉक्स लेआउट क्या करता है, कंपोनेंट्स को सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम में हमारा प्लेस करवाता है या फिर अरेंज करवाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको कोर जावा के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हाँ, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जावा नहीं आती थी। मैंने खुद पहले 1 महीना जावा पढ़ी है, फिर पढ़ने के बाद आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से वीडियो लेट हो गई है, प्लस थोड़ा सा बीमार हो गया था। एंड टेंशन की बात नहीं है, एग्ज़ाम में भी थोड़ा पोस्टपोन हो गए हैं तो वीडियोज़ वगैरह तो मिल जाएंगी आपको। एग्ज़ाम से पहले मैं सारा कुछ ही अपडेट कर दूंगा कंटेंट। So keep watching, keep learning, and keep supporting. Thank you so much for watching this video. All the very best for the exams.